नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। देश में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को आंकने के लिए, भांपने के लिए एनडीटीवी का काफिला बाहर निकला हुआ है। आज फिर खबरों की खबर का विशेष एपिसोड लेकर आपके साथ हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों की हम खाक छान रहे हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं, चौथे चरण के मतदान के लिए अब तैयारियां जोरों पर हैं। महज 3 दिन का वक्त रह गया है और ऐसे में चुनाव प्रचार ज़बरदस्त तरीके से उफान पर आ चुका है। हर रोज़ नए नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं। वैसे ही अपने देश में मुद्दों की कमी नहीं होती है, बहुत से मुद्दे होते हैं, पर इस चुनावी मौसम में हर रोज़ एक नया मुद्दा आजकल सुनने को मिल रहा है। अब ताज़ा मामला जो सामने आया है, जो आज सबसे अधिक सुर्खियाँ बटोर रहा है, वो देश की आबादी के बारे में है। आबादी के परसेंटेज के बारे में है कि किस मज़हब के कितने लोग अपने देश में हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसकी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और वो ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि 1950 से लेकर 2015 का जो वक्फा था, जो दरमियान था, जो ये समय था, इस समय में देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% कम हो गई है, घट गई है, जबकि मुसलमानों की आज़ादी करीब 40% से ऊपर तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन इन आंकड़ों को लेकर हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। मीडिया कुछ कह रहा है, सरकारें कुछ कह रही हैं, राजनीतिक पार्टियां कुछ कह रही हैं, नेता कुछ कह रहे हैं, पर हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी आंकड़े का, किसी भी रिपोर्ट का सतही व्याख्या नहीं होनी चाहिए। उसके डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है ताकि सही पर्सपेक्टिव में चीज़ें निकलकर सामने आ सकें। तो जो आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट जनसंख्या के बारे में आई है, उसकी असली कहानी और सच्ची कहानी क्या है, आइए देखते हैं इस पहली हमारी विशेष स्टोरी में। जब 2024 के चुनावी प्रचार में मुस्लिम आरक्षण को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश चल रही हो, तभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश की आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी का अनुपात घटा है, मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है। इनके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदू करीब 85% थे, जो घटकर 78% रह गए। मुस्लिम करीब 10% थे, जो बढ़कर 14% हो गए। सिख भी बढ़े 1.24% से बढ़कर 1.85% पर आ गए। ईसाई भी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गए। जैन और पारसी समुदाय के अनुपात में गिरावट आई है, जबकि बौद्ध भी 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गए। तो फिलहाल हिंदू 78% हैं, मुस्लिम 14%, लेकिन मुस्लिम की आबादी के अनुपात में 43% की बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि हिंदू आबादी अनुपात में 8% की। जनसंख्या से जुड़े विशेषज्ञ अब नई नीति की जरूरत बता रहे हैं। जो भारत देश का टैक्स पेयर्स है, जो मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और वो ये आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनके टैक्स के पैसे का उनको क्या लाभ मिल रहा है, उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। यही कारण है कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग अब अपने बच्चों को बाहर भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है पढ़ाई के लिए, उन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए, और वो भी धीरे धीरे दूसरे राष्ट्रों की, डेवलप्ड देशों की नागरिकता लेते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वेलफेयर स्कीम्स जिस टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, वो टैक्स पेयर्स ही नहीं बचेंगे तो वो वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा। इसलिए भारत को बहुत आवश्यकता है इस समय एक उचित जनसंख्या नीति बनाने की, जिससे बढ़ती हुई आबादी को भी रोका जा सके और ये जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसे भी रोका जा सके। मगर बढ़ती आबादी के सिलसिले में कुछ और आंकड़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मसलन 2001 से 2011 के बीच जिन समुदाय की बढ़ोतरी की रफ्तार में सबसे ज्यादा कमी आई, वो ईसाई और मुसलमान हैं। दूसरी बात यह कि जो समुदाय आबादी में 14% है, उसका संसाधनों में कितना हिस्सा है। ICSSR की मान्यता प्राप्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज की 2020 की एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संसाधनों में भागीदारी के लिहाज से मुस्लिम, आदिवासी और दलित सबसे पिछड़े समुदाय हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक
अगड़े हिंदुओं के पास देश की 41% संपत्ति है। हिंदू ओबीसी के हिस्से 31% संपत्ति है, जबकि मुसलमानों के पास 8%, दलितों के पास 7.3% और आदिवासियों के पास 3.7% संपत्ति है। लेकिन इस पिछड़ेपन पर बात करने की जगह राजनीति हो रही है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है। ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। परिषद ने सार्क देशों के आंकड़े भी शामिल किए हैं। बताया गया है कि म्यांमार और नेपाल में भी बहुसंख्यक आबादी के अनुपात में कमी आई है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की कहानी दूसरी है। भारत एक बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक देश है। इसकी इस विविधता पर हम सब गर्व करते हैं, लेकिन आबादी से जुड़े खबर को जिस तरह से पेश किया गया है, उससे संदेह होता है कि हमारे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर हैं या नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़े जो आंकड़े हैं वो हमारे देश में हमेशा से सियासत की वजह बन जाते हैं, और ऐसे में जब जनसंख्या के ये आंकड़े आए हों, जब देश में चुनाव का माहौल चल रहा हो, 3 चरणों का चुनाव हो चुका हो, 4 चरणों का बाकी हो, लगभग 50% सीटों पर चुनाव होना है, तो ऐसे में इन आंकड़ों को जो अब ताज़ा सामने आए हैं, इन पर सियासत होना बहुत लाजमी है। सब अपने अपने हिसाब से इन आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन करेंगे और अपने अपने हिसाब से इन आंकड़ों के लिए अपने लिए उसके हिसाब से वोट मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन आंकड़ों का तटस्थ विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। आंकड़ों को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। हम आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहते हैं, फिर आप तय करिएगा कि क्या असली बात कही गई है इस नई प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक सलाहकार परिषद की सर्वे में। वो आंकड़ा ये कहता है, जनसंख्या के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि मीडिया का एक वर्ग इस रिपोर्ट में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने को लेकर सनसनी पैदा कर रहा है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि रिपोर्ट के नतीजों को किसी भी एक वर्ग के पक्ष या विपक्ष में दिखाना उसकी गलत व्याख्या होगी, जो व्यापक जनसांख्यिकी रुझान यानी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को नज़रअंदाज करने के बराबर है। पीएफआई ने जनगणना के आंकड़ों के हवाले से बताया कि मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर बीते 3 दशकों में घटती गई है। जी हाँ, घटती गई है। 1981 से 1991 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 32.9% थी, जो 2001 से 2011 के दशक में घटकर 24.6% रह गई। ये आंकड़े इसी दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट से ज़्यादा हैं। 1981 से 1991 के बीच हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 22.7 थी, जो 2001 से 2011 के दशक के बीच 16.8% रह गई। इसके अलावा सभी धर्मों में टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR भी कहते हैं, यानी कुल प्रजनन दर भी लगातार कम हुई है। 2005 से 2006 के बीच से 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच कुल प्रजनन दर सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय में गिरी है, यानी 1%, जबकि इसी दौरान हिंदू समुदाय की प्रजनन दर में 0.7% की कमी आई, गिरावट देखी गई। कुल प्रजनन दर का सीधा संबंध शिक्षा और आय के स्तर से होता है। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सामाजिक आर्थिक विकास में आगे रहे हैं, वही सभी समुदाय के बीच कुल प्रजनन दर में ज़्यादा गिरावट देखी गई है।
यानी जहाँ पे ज़्यादा शिक्षा है, जहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ पे प्रजनन दर में तेज़ी से कमी आई है। और केरल और तमिलनाडु उसके एग्जाम्पल हैं। इसी मुद्दे पर और बातचीत के लिए हमारे साथ बारी बारी से दो खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले तो हमारे साथ प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और इस रिपोर्ट की ऑथर शमिका रवि जी मौजूद हैं। शमिका जी जाना पहचाना नाम है अपने देश में। शमिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेटा रिसर्च आपकी खासियत है। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ, अपनी इस खास रिपोर्ट के आंकड़ों को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगी, विश्लेषण करना चाहेंगी? देखिए सुमित, ये रिपोर्ट क्रॉस कंट्री एनालिसिस है, मतलब दुनिया के 167 कंट्रीज में माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है, सभी देशों में कोई ना कोई माइनॉरिटी होता है, उनका स्टेटस, उनका सिचुएशन क्या रहा है। और 65 इयर्स मतलब 1950 से लेके 215 तक माइनॉरिटी का स्टेटस ये सारे देशों में किस तरह से उभरा है, वही ये इस पेपर में हम लोगों ने ये एनालाइज किया है। और जब रिजल्ट्स सामने आए तो बहुत आश्चर्यजनक तो नहीं थे। एनेक्डोटली मेरे ख्याल से जो भी डेटा देखता है इंडिया में, पॉपुलेशन डेटा, उन सभी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक दो जो ऐसे फाइंडिंग्स हैं कि इंडिया में जो जिस रूप से माइनॉरिटी शेयर इन द पॉपुलेशन जिस रूप से बढ़ा है, वी आर वेरी सिमिलर टू जो वेस्ट में जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जो ओपन प्लूरल डेमोक्रेसीज, जहां पर माइनॉरिटीज को राइट्स मिलते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स या प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू उनको प्रोटेक्शन मिलते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड्स ये सब जताते हैं। और इसलिए ये और भी ज्यादा रिमार्केबल हो जाता है कि हमारे जो नेबरहुड है, साउथ एशियन अगर नेबरहुड देखा जाए तो हमारा एक्सपीरियंस काफी यूनिक रहा है, क्योंकि हमारे जो सभी इमीडिएट नेबर्स हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, इन सभी जगहों में माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी अलार्मिंगली कम हुआ है। तो ये दो मेन फाइंडिंग्स। शमिका जी, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आज सुबह से एक खास वर्ग है जो इस ताज़ा आंकड़ों को लेकर एक तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। देश में चुनाव का माहौल है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को लेकर सतर्क किया, अपनी प्रेस रिलीज जो उनकी तरफ से जारी की गई है। क्या आपको भी इस बात की आशंका है, और क्या इस फिगर्स को, इस डेटा को इन चुनावों के बीच में क्यों जारी किया गया? देखिए, हम लोगों ने पहले भी, कुछ महीने पहले भी ईपीडब्ल्यू में रिलीजियस डेमोग्राफिक्स का जो चेंज हो रहा है उस पर हमने आर्टिकल निकाला था, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में। इस रिपोर्ट को हम लोग पिछले 8 महीने से हम विश्लेषण कर रहे थे। देखिए, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, और अगर किसी को इसमें कोई भी टिप्पणी, चाहे फाउंडेशंस हो, इंडिविजुअल स्कॉलर्स हो, एडिटर्स हो, ये सब पब्लिक डेटा है, ये सरकारी डेटा नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल है। RCS जो डेटा है, इट इज पुट टुगेदर बाय रिसर्चर्स और पब्लिकली अवेलेबल है। तो हम तो ये कहेंगे कि रिपोर्ट पढ़िए, और विदाउट गेटिंग इन इंटेंशन एंड ऑल, इट साइंटिफिक एविडेंस, और एविडेंस देखिए, और एविडेंस के बेसिस पे जब डिबेट होता है देन इट इज फार मोर मॉडर्न एंड रेलेवेंट डिबेट। और नहीं तो पॉलिटिकल सिनारियो में कोई कुछ भी कह देता है। And this report was meant to anchor a lot of the discussion on demography in India, on data and objective जो facts होते हैं कि वाकई ग्राउंड लेवल पे ये ट्रेंड देखा जा रहा है। And we should be proud as a plural democracy, क्योंकि हमारे यहाँ minorities are indeed doing very well. बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने शमिका जी। वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपने वक्त निकाला, जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जाने माने शिक्षाविद है, अब एजुकेशनिस्ट अपने देश के बड़े नाम है, फुरकान कमर साहब, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। और इसी जनसंख्या का ये जो नया राजनीतिक माहौल में गरमाने वाला मुद्दा मिल गया, उस पर फुरकान साहब से बात करते हैं। फुरकान साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े आज सामने आए हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये रिपोर्ट जहां पर चुप हो जाती है वो जरूर हमारे लिए थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पर बहुत सारे अध्ययन हैं, और सारे अध्ययन ये बताते हैं कि पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है
वो इनकम लेवल और एजुकेशनल अटेनमेंट से बहुत हद तक प्रभावित होती है। तो जो गरीब लोग हैं, जिनमें शिक्षा कम है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनमें जो है वो पॉपुलेशन की रेट अधिक होती है। जहां पर एजुकेशन आ जाती है, इनकम आ जाती है, वहां पर पॉपुलेशन की रेट कम हो जाती है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को एजुकेशन और इनकम प्रोवाइड कर दी जाए। तो इन सॉल्यूशंस की तरफ वो नहीं गए हैं, इन समस्याओं की तरफ नहीं गए हैं, इन्होंने इनको कंट्रोल करके नहीं देखा है, इसलिए वो आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला लगता है। चौथी चीज एक बड़ी अजीब है कि इन्होंने जो चेंज देखा है, वो चेंज देखा है कि पॉपुलेशन में जो शेयर था, चले अब हम बात केवल भारतवर्ष की कर लेते हैं, तो उसमें जो चेंज है, तो उनका जो रेशो था, उस रेशो में क्या चेंज आया, और उससे जो स्टैटिस्टिक्स निकली वो बहुत ही चौंका देने वाली स्टैटिस्टिक्स निकली है। लेकिन अगर आप ये देखें, मैंने अपना जो 51 का सेंसस मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन ये कि 61 से लेकर के 2011 तक का सेंसस हमने लिया, और हर 10 साल का लिया हमने। तो अगर हिंदुओं की आबादी 1961 में 36.65 करोड़ थी, तो 2011 में वो पॉपुलेशन बढ़कर के 96.63 करोड़ हो गई। यानी हिंदुओं की आबादी लगभग 3 गुना बढ़ गई। मुस्लिम की आबादी जो है 4.69 थी, तो वो 17.22 हो गई। तो मेरे पास रिलीजन वाइज ये डेटा है, तो एब्सोल्यूट नंबर में कहीं पर भी हिंदूज कम नहीं हो रहे हैं, मुस्लिम्स कम नहीं हो रहे हैं। किसी भी कम्युनिटी का डेटा ये हमें नहीं दिखला रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर में उनकी संख्या कम हो रही है। अब जैसे ही आप उसको शेयर बांट देते हैं, तो हमारे सामने आ जाता है कि सन 61 में हिंदू 83.45% थे, 2011 में वो 79.80 हो गए। मुस्लिम जो है, जो 1961 में 10.68% थे, वो 14.22% हो गए। और ये हमें, आप स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की उठा के देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने परसेंटेज इंक्रीज की बात की थी, और उसमें उन्होंने दिखाया था कि पॉपुलेशन में जो परसेंटेज इंक्रीज है, वो मुस्लिम्स की कम है, हिंदूज की मुस्लिम्स की ज्यादा है और हिंदूज की रेट कम है। और उसको जब उन्होंने एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ में कम किया, तो ये बात सामने आ गई। लेकिन अभी भी डेटा हमारे आ रहे हैं कि जैसे जैसे इनकी इनकम लेवल मुसलमानों की और दूसरी कम्युनिटीज की बढ़ रही है और शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ में कमी आ रही है। अब वो उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी के साथ पहले बढ़ रही थी। फुरकान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कहा जाता है कि आंकड़े जितनी चीज़ दिखाते हैं उतनी चीज़ छुपाते भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन आंकड़ों से जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, देश की डेमोग्राफी में होने वाले बदलाव की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती है? अंग्रेजी की कहावत का अगर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करें, तो कहावत ये कही जाती है कि आंकड़े जो मुख्य बातें होती हैं उनको छुपा देती हैं, और जो कम अहम बातें होती हैं उनको ज्यादा उजागर करते हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज शेयर की ग्रोथ रेट का आंकड़ा कैलकुलेट करके इस रिपोर्ट में जो डेटा आ रहा है, वो बड़ा सेंसेशनलाइज्ड डेटा आ रहा है, वो कुछ लोगों को चौंका देने वाला डेटा आ रहा है। लेकिन अगर यही बात जो है वो पॉपुलेशन के नंबर पे जाते और उनकी रेट ऑफ ग्रोथ में करते, तो ये डेटा जो है वो सेंसेशनलाइज नहीं होता, बल्कि वो डेटा नॉर्मलाइज होता। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि ये रिपोर्ट जितना बताती है उतना ही छुपाती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान कमर साहब, वक्त निकालने के लिए। आपने डिटेल में पूरा अपना व्यू पॉइंट समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, एक और बड़ी सियासी हलचल की ओर, और ये दिल्ली से सटे हरियाणा की खबर है। हरियाणा की नई नवेली नायाब सिंह सैनी की जो सरकार बनी है वो अल्पमत में आ गई है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। 3 सपोर्ट जो उसको कर रहे थे इंडिपेंडेंट विधायक, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है।
और आज तो जो बीजेपी की पूर्व सहयोगी पार्टी थी जेजेपी, उसने भी डिमांड कर दी। दुष्यंत चौटाला उसके जो नेता है, जो कि डिप्टी सीएम थे खट्टर सरकार में, उन्होंने भी डिमांड कर दी कि भाई सरकार अल्पमत में है और इस सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, सदन के पटल पे आकर अपना बहुमत साबित करना चाहिए। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर चुनाव करने की मांग की है। हरियाणा में बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया है, उसके पास 43 विधायक दिख तो रहे हैं। इस बीच जेजेपी पर भी खतरा मंडरा रहा है। खबर आई है कि उसके 10 में से 3 विधायक बीजेपी के नेता मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में हैं, जिन्हें जेजेपी ने अब कारण बताओ नोटिस भी दे दिया। जेजेपी ने को लग रहा है कि उसकी पार्टी में टूट हो सकती है। ये 3 बीजेपी के समर्थन में आए तो सरकार को राहत मिल सकती है। 90 की विधानसभा है, 43 और 3 हो जाएंगे तो वो आंकड़ा 46 पे आ जाता है। इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव पहले ही होने हैं, वो तय है, शेड्यूल्ड है। तो 6 महीने में एक बार फ्लोर टेस्ट हो सकता है, जो अभी हुआ है मार्च के महीने में। तो क्या ऐसे में अल्पमत सरकार साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है ताज़ा सियासी घटनाक्रम? क्या असली पेच फंसा हुआ है? क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? उसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार संकट में आ गई है? राज्य का सियासी संकट गुरुवार को और बढ़ गया जब बीजेपी के पूर्व सहयोगी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग रख दी। आज वो अल्पमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन राज्य की नायाब सिंह सैनी सरकार पर संकट तब गहराया जब मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने भी दबाव बढ़ा दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर नए चुनाव कराने की मांग की। मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके यह डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। तो राज्य में सियासी तनाव बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे दुष्यंत चौटाला की खुद की पार्टी भी मुश्किल में दिख रही है। उनके 3 विधायक बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर आए हैं। इन तीनों को जेजेपी ने कारण बताओ नोटिस दे दिया है। 90 सदस्यों की हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा है 45। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। 3 निर्दलियों का उसे समर्थन हासिल है। इस तरह उसके पास हो गए हैं 43। उधर कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। 3 निर्दलीय उसके साथ हैं। विपक्ष में जेजेपी के 10 विधायक हैं। बाकी 2 विधायकों में से एक हैं जो फ्लोर टेस्ट के पक्ष में हैं और एक है हरियाणा जनहित कांग्रेस के गोपाल कांडा, जिनका रुख अभी साफ नहीं है। ऐसे में बीजेपी की सरकार मुश्किल में तो है, लेकिन अगर जेजेपी के 3 विधायक टूटते हैं तो बीजेपी को बहुमत हासिल हो सकती है, लेकिन उससे पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फिलहाल बहुमत परीक्षण से इनकार कर दिया है, जो 6 महीने में एक ही बार हो सकता है। चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह चीना की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच में इतने सियासी उठापटक के बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब का बयान आया है। वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, उनको लग नहीं रहा कि उनकी सरकार पर कोई खतरा है। उल्टा वो कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस को बहुत जल्दी है सरकार बनाने की। क्या कह रहे हैं नायाब सिंह सैनी, आइए सुन लेते हैं। देखिए, अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन ये कांग्रेस के लोग ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे
पहले विधानसभा में लेकर के आए और फिर जब मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, 1 महीने का भी कम समय है। और अब जब समय आएगा, क्योंकि अब हाउस चलेगा, हाउस के अंदर जब बात होगी तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको जल्दी लग रही है, मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी लग रही है। आपके साथ 4.5 साल तक वो आप सरकार में रहे हैं, उसके बाद ऐसा थोड़ी मेरे ख्याल से जल्दी में है। उसको लोकसभा का चुनाव देखना चाहिए, क्या स्थिति है क्या नहीं। हमारे साथ जन का विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, लोगों का भी विश्वास है। कांग्रेस जन का विश्वास खो चुकी है और वो भी खो चुके हैं। और आइए इसी मुद्दे पर अब बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा है। मैंने सुना कि आपने राज्यपाल से समय मांगा है मिलने के लिए, समय मिला क्या? आपकी आगे की रणनीति क्या है? नहीं, हमने टाइम मांगा है हमारे सीएलपी की तरफ से। हमारे डिप्टी लीडर और सेक्रेटरी जो हैं लेजिस्लेचर पार्टी के, वो जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अल्पमत में है। देखिए 88 का हाउस है, 88 का, तो 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 वो विधायक मिले थे हमारे को जिन्होंने समर्थन वापस लिया है बीजेपी से और कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है, और 1 अभय चौटाला जी हैं और 1 कुंडू जी पहले ही वो दे चुके हैं, इनके खिलाफ हैं, तो 45 हैं। और इनके पास 43 है, 40 खुद हैं ये, और 2 इंडिपेंडेंट इनके साथ, 2 भी, 1 पक्का है, 1 का पता नहीं, और 1 हलोदा का मेंबर है। तो ये क्योंकि अल्पमत में है, हमारी मांग ये है कि ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे और इलेक्शन, राष्ट्रपति शासन लागू करके इलेक्शन करवाए जाए, जनादेश लिया जाए लोगों का। पर हुड्डा साहब, अभी 1 महीने पहले ही सरकार ने बहुमत हासिल किया है, मार्च के महीने में, 2 महीने पहले, माफ़ करिएगा। अब सवाल आपसे ये उठता है, जेजेपी के तो 3 विधायक जाके खट्टर साहब से मिल लिए हैं, तो जेजेपी पे तो 2 फाड़ हो गई है। तो ये कैसे माना जाए कि पूरा विपक्ष जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ एक साथ लामबंद है? वो एकता कहाँ दिख रही है? नहीं, इसका मेरे को दूसरी पार्टी के इंटरनल कुछ नहीं पता। जो आज स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर इनको लगता है कि वो उनकी मेजॉरिटी है तो गवर्नर के सामने परेड करें या असेंबली का सेशन बुला लें, कौन रोक रहा है? हुड्डा साहब, ये कहा जा रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा आपसे कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, कि इस पूरे गेम प्लान के पीछे आप मास्टरमाइंड हैं। आपने नायब सिंह सैनी साहब की सरकार हिला दी है 3 इंडिपेंडेंट को अपने साथ खींचकर। 6 महीने के भीतर तो हरियाणा में चुनाव होने ही वाले हैं। ये करके आपको क्या हासिल हो रहा है? क्या साबित कर पा रहे हैं आप? नहीं, सरकार के परेशानी की सवाल नहीं। 3 विधायक हमारे पास आए, उन्होंने विड्रॉ की और कांग्रेस का बाहर से समर्थन करना चाहते हैं। तो चुनाव है भाई, समर्थन तो सबका चाहिए, जब वो दे रहे हैं हमारे को समर्थन। कोई मैं तो उनके पास नहीं गया ना। इक्वल प्लेइंग, देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नैतिकता होती है। मैं नैतिकता के आधार पर कह रहा हूँ, माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए। वो इक्वल जो है वो फुटिंग पे नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और जो कह रहे हैं कि सरकार वहां पे बर्खास्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के तहत ही विधानसभा चुनाव हरियाणा में अब होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राज्यपाल से मिलने के लिए समय भी मांगा है। क्या होगा हरियाणा में, एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को हम बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की खबर जारी है, तुरंत लौट के आते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है रायबरेली।
रायबरेली में अभी तक बीजेपी ने सेंध नहीं लगाई है जब से मोदी सरकार बनी है। रायबरेली का किला अभी भी कांग्रेस के पास है। पूरे उत्तर प्रदेश में तो उसने सेंध लगा ली है। सोनिया गांधी वहाँ से सिटिंग एमपी थी, वो राज्यसभा में चली गई हैं। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली की सीट। इस सीट पर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ से सांसद बन चुके हैं। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार अमेठी में चुनाव हार गए थे। सवाल ये उठता है, इस चुनावी कैंपेन को, राहुल गांधी के कैंपेन को मैनेज करने के लिए उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी अब अमेठी रायबरेली पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को जो मतदान होगा उसके पहले 18 तारीख तक वो अमेठी रायबरेली की सीटों पर फोकस करने वाली हैं। लगातार धुआंधार नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। दिन में 15 से 20 उनकी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को मौजूद होते भी देखा जा रहा है, उनकी प्रेजेंस भी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस पूरे इलेक्शन स्ट्रेटजी के पीछे की सबसे बड़ी चाणक्य के तौर पर इस वक्त काम कर रही हैं। क्या ग्राउंड स्टडी है इस वक्त रायबरेली में, मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा अब रायबरेली पहुंच चुकी है और रायबरेली की सियासी विरासत को सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दिया है। राहुल गांधी को जिताने के लिए बहन प्रियंका गांधी इस वक्त रायबरेली में पसीना बहा रही हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश सिंह, उनकी सियासी मुश्किलें क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। रायबरेली की सियासी जमीन पर भाई राहुल के लिए वोट मांगती प्रियंका गांधी। रायबरेली से करीब 25 किलोमीटर दूर शिवगढ़ की तरफ प्रियंका गांधी का काफिला बढ़ता है। रास्ते में बुजुर्ग महिला मिलती है जो उनको पकड़कर रोने लगती है। जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता है, उनको देखने और मिलने वालों की होड़ सी लग जाती है। 30 मिनट बाद हलौर कस्बे में वो गाड़ी के ऊपर बैठकर लोगों को संबोधित करती हैं। इस बीच उनकी निगाह रोड शो में फंसी एम्बुलेंस पर भी पड़ती है। आप देखिए कि एम्बुलेंस जो है वो बीच में प्रियंका गांधी की रैली के बीच में आ गई थी और अब जो है वो प्रियंका गांधी ने खुद का अपना भाषण रोक दिया है और ये कहा कि रास्ता रोका जाए, एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने दिया जाए। तो ये देखिए आप धीरे धीरे जो उनका काफिला आगे आ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को निकलने के लिए वहाँ पर जगह दी जा रही है। ये देखिए, ये अब एम्बुलेंस यहाँ से निकली है। ये रायबरेली के महाराजगंज कस्बे की ये तस्वीर है और खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। अब ये पूरा एम्बुलेंस यहाँ से निकली है। एक ही दिन में 16 नुक्कड़ सभाएं करके देर शाम वो रायबरेली लौटती हैं। इस बीच वो प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करने से नहीं चूकती हैं। आज देश की परिस्थिति ये बन गई है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो मंच पे जाकर आपको ऐसी बहकी बहकी बातें कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल एक्सरे की मशीन लेकर आपके घर में आकर आपका मंगलसूत्र ढूंढ के निकाल के चोरी करेगा, या एक राजनीतिक दल आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस चुरा के ले जाएगा। तो अगर ये देश का की जो राजनीतिक चर्चा का स्तर है, इसको गिराने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मुद्दा क्यों बना? मुद्दा तो ये सब फिजूल के ही मुद्दे बना रहे हैं, हर रोज कोई नया फिजूल का मुद्दा। उधर रायबरेली में दूसरी बार बीजेपी ने दिनेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक समय दिनेश सिंह सोनिया गांधी कैंप में रहे हैं, लेकिन अब उनके घर पंचवटी को गांधी परिवार के विरोध का मजबूत गढ़ माना जाता है। दिनेश सिंह भी गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। अपने को स्थानीय और गांधी परिवार को जनता की पहुंच से दूर बताते हैं। दिनेश सिंह के प्रचार के लिए अब 12 मई को गृह मंत्री अमित शाह और 13 मई को योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। दिनेश सिंह कहते हैं कि यहाँ प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार करना दाल में कुछ काला लग रहा है। प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और जो शर्मा जी हैं उनको अमेठी भेज दिया गया है। तो ये आप किस तरीके का बदलाव जो मुझे नहीं लगता। प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए वोट मांग रही है।
भाई के लिए वोट मांग रही होती तो कहती कि मेरी माँ 20 साल से रायबरेली की सांसद हैं, मुझको तो कुछ दाल में काला लग रहा है। रायबरेली के सियासी गढ़ पर बीते 66 साल से गांधी परिवार का कब्जा रहा है। एक समय 2009 का था जब सोनिया गांधी को 72% और बीजेपी को महज 3% वोट मिला था, लेकिन 2019 में बीजेपी को करीब 38% और कांग्रेस को करीब 55% वोट मिला। यानी बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को यहां लगातार बढ़ा रही है। वैसे रायबरेली में कांग्रेस की मजबूती के पीछे राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान और राजीव गांधी फुटवेयर जैसी संस्थाएं हैं, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। लोगों के बीच में चर्चा चल रही कांग्रेस जीती, यहाँ सब कहा है कांग्रेस जीती। हाँ कांग्रेस जीती और बीजेपी ना जीती। और पिछली चक्कर चाचा आप लोग की का दिए रहो, कोई कहा सोनिया गांधी लड़त रही तो सोनिया गांधी दी ना। अच्छा, और इस बार राहुल लड़ रहे हैं। राहुल विद्या पे। अच्छा हाँ, तो राहुल कुछ करवाई है, मतलब राहुल तो भाई तक नहीं फिर पहली बार आ रहे हैं। इनके दादी दादा सन 52 से लेके आज तक रायबरेली का कोई जनता भी की रायबरेली कहाँ है, जंगल का उन्हें के बनाई आया रायबरेली। हाँ अच्छा, उनकी बनाई है रायबरेली। हाँ उनकी बनाई हुई रायबरेली है। मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा, इसलिए कि आज पूरे विश्व में बीजेपी की वजह से भारत देश का डंका बज रहा है। इसके पहले कभी कुछ नहीं था, लोग पीछे जा रहे थे। आज देश पूरे विश्व में जो है बीजेपी की वजह से डंका बज रहा है। कौन डंका बज रहा है? हर जगह नाम है कि हाँ बीजेपी वाले की वजह, मोदी सरकार, आज फला जगह मोदी बुलाए जा रहे हैं, यहाँ बुलाए जा रहे हैं। उस समय कौन बुला रहा था? अच्छा, विदेशों में मतलब जो मोदी को बुलाया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी है, सड़कें बिछ गई। देखिए यहाँ गड्ढे थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, आपके सामने ये गड्ढा था, यहाँ पे सड़क देखिए फर्स्ट क्लास दिख रही है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली उन चंद सीटों में है जहां कांग्रेस का जनाधार हर जाति में दिखता है, लेकिन कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी बहुत तेजी से युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ा रही है, जो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। रायबरेली से फैज और मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इस चुनावी मैदान से फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए शुभ रात्रि।